फ्रेंड्स, मैं अनीता भास्कर आप सभी लोगों का अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करती हूँ। और एनसीईआरटी हिस्ट्री 12th क्लास की है, 11th क्लास की भी मैं पढ़ा रही हूँ और 12th क्लास की हिस्ट्री है। और देखिए, इसमें हमने पिछली वीडियो में काफी चीजें इसकी कंप्लीट कर ली थी और कलकत्ता बम्बई कलकत्ता और मद्रास के बारे में हमने काफी चीजें पढ़ ली थी। कलकत्ता की एक बस्ती का हमने देखा था। आज हम पढ़ेंगे बम्बई में भवन निर्माण। ठीक है, बम्बई में भवन निर्माण। और अगर आपने इससे पहले की वीडियो नहीं देखी है तो जरूर प्ले लिस्ट में जाएं और पहले की वीडियो अवश्य देखें, जिससे आपको अच्छी तरीके से सब चीजें समझ में आए। और जरूर इतना सुझाव देना चाहूंगी कि अगर आप एनसीईआरटी हिस्ट्री देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, तो आप जरूर एक रजिस्टर लेके बैठें, अच्छी तरीके से सुने और उसमें जो इम्पोर्टेंट चीजें हो उसे नोट करते चलेंगे, जिससे आपको एग्जाम के टाइम में रिवीजन करने में आसानी होगी। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। बम्बई में भवन निर्माण। यदि इस शाही दृष्टि को साकार करने का एक तरीका नगर नियोजन था, तो दूसरा तरीका यह भी था कि शहरों में भव्य इमारत जो थे मोती टांग दिए जाएं। शहरों में बनने वाली इमारतों में किले, सरकारी दफ्तर, शैक्षणिक संस्थान, धार्मिक इमारतें, स्मारकी मीनारें थी, व्यवसायिक डिपो, यहाँ तक कि गोंदिया और पुल भी कुछ भी हो सकता था। बुनियादी तौर पर ये इमारतें रक्षा, प्रशासन, वाणिज्य यानी व्यापार जैसी प्राथमिक आवश्यकताओं की क्या करती थी, पूर्ति करती थी। ठीक है, ये व्यवस्थाएं जो की जाती थी। लेकिन ये साधारण इमारतें नहीं थी। अक्सर इमारतें शाही सत्ता, राष्ट्रवाद और धार्मिक वैभव जैसे विचारों का प्रतिनिधित्व भी करती थी। आइए देखें कि बंबई में इस सोच को असल अमली जामा का किस तरह से पहनाया गया था। ठीक है, शुरू करते हैं। शुरुआत में बंबई 7 टापुओं का इलाका था। ठीक है, जैसे जैसे वहां की आबादी बढ़ी, बहुत फिलहाल तो बहुत घनी आबादी है बॉम्बे शहर की, इन टापुओं को एक दूसरे से क्या किया गया, जोड़ दिया गया। पहले 7 टापू थे, बाद में क्या किया गया, उनको सबको जोड़ दिया गया ताकि ज्यादा जगह पैदा की जा सके। इस तरह आखिरकार ये टापू एक दूसरे से जुड़ गए और एक विशाल शहर अस्तित्व में आ गया। बंबई औपनिवेशिक भारत की वाणिज्यिक राजधानी थी। पश्चिमी तट पर एक प्रमुख बंदरगाह होने के नाते यह अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का केंद्र बना। वहीं से व्यापार शुरू हुआ। 19वीं शताब्दी सदी के अंत तक भारत का आधा निर्यात और आयात मुंबई से ही होता था। पहले कलकत्ता से शुरुआत हुई, फिर मुंबई, मद्रास से, मुंबई से शुरू हो गया व्यापार। इस व्यापार की एक महत्वपूर्ण वस्तु क्या थी, अफीम थी। ईस्ट इंडिया कंपनी अपने यहां से चीन को अफीम का निर्यात करती थी। कहां से? अपने यहां से चीन को, ईस्ट इंडिया कंपनी अपने यहां से चीन को अफीम का क्या करती थी, निर्यात करती थी। इंपॉर्टेंट पॉइंट। भारतीय व्यापारी और बिचौलिए जो मध्यस्थता करते थे, इस व्यापार में क्या करते, हिस्सेदारी करते थे। उन्होंने बंबई की अर्थव्यवस्था को मालवा, राजस्थान और सिंध जैसे अफीम उत्पादक इलाकों से जोड़ने में मदद की। कौन कौन से स्थान थे जहां पे अफीम की खेती की जाती थी? मालवा, ठीक है, राजस्थान और सिंध। ठीक है, सिंध पाकिस्तानी क्षेत्र जो है सिंध। क्या किया इन्होंने, यहाँ से ये अफीम उत्पादक इलाकों से जोड़ने में मदद की। कंपनी के साथ यह गठजोड़ उनके लिए मुनाफे का सौदा था और इससे भारतीय पूंजीपति वर्ग का क्या हुआ, विकास हुआ। बंबई में पूंजीपति वर्ग में पारसी, मारवाड़ी, कोंकणी, मुसलमान, गुजराती बनी। ठीक है, गुजराती बनी, बोहरा, यहूदी और अर्मीनियाई विभिन्न समुदाय के लोग क्या थे, शामिल थे। जैसा कि आपने पीछे पढ़ा है अध्याय 10, ये हमारा अध्याय 12 चल रहा है। जब 1861 में अमेरिकी गृह युद्ध शुरू हुआ तो अमेरिका के दक्षिणी भाग से आने वाली कपास अंतरराष्ट्रीय बाजार में आना बंद हो गई। ठीक है, अमेरिका में 1861 में जब गृह युद्ध शुरू हुआ था 1861 में, तो क्या हुआ कि अमेरिका के जो दक्षिणी भाग से, वहां से कपास अंतरराष्ट्रीय जो बाजार था वहां पे क्या हुआ, आना। इससे भारतीय कपास की मांग पैदा हो गई। ठीक है, जब अमेरिका से बंद हो गई कपास की अंतरराष्ट्रीय बाजार और जब वहां पे गृह युद्ध शुरू हुआ था, तो भारत में जो कपास था उसकी मांग बढ़ गई, जिसकी खेती मुख्य रूप से दक्कन यानी दक्षिण के क्षेत्रों में की जाती थी। भारतीय व्यापारियों और बिचौलियों के लिए यह बेहिसाब मुनाफे का सौदा था। महाराष्ट्र में बहुत ज्यादा कपास की खेती होती है। 1869 में स्वेज नहर को
खोला गया? स्वेज नहर, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। स्वेज नहर कब खोला गया? 1869 1869 में खोला गया, जिससे विश्व अर्थव्यवस्था के साथ बंबई के संबंध क्या हुए? और मजबूत हो गए। बंबई सरकार और भारतीय व्यापारी ने इस अवसर का लाभ उठाते हुए बंबई को क्या किया? अर्थ प्राइम इन इंडी, यानी भारत का सरताज, ठीक है, शहर घोषित किया। 19वीं सदी के उत्तरार्ध तक बंबई में भारतीय व्यापारी कॉटन मिल जैसे उद्योगों में अपना पैसा लगा रहे थे। निर्माण गतिविधियों में भी उनका काफी दखल रहता था। जैसे जैसे बंबई की अर्थव्यवस्था फैली, 19वीं सदी के मध्य से रेलवे और जहाज रानी के विस्तार तथा प्रशासकीय संरचना विकसित करने की जरूरत भी पैदा होने लगी, ठीक है, क्योंकि उस समय ढुलाई जो होती थी माल की, व्यापार जो होता था वो जहाजों के द्वारा होता था, जो पानी के जहाज होते थे। उसमें बहुत सारी नई इमारतें बनाई गई। इन इमारतों में शासकों की संस्कृति और आत्मविश्वास झलकता था। इनकी स्थापत्य और वास्तु शैली यूरोपीय शैली पर आधारित थी, ठीक है। यूरोपीय शैलियों से इस आयत में शाही दृष्टि कई तरह से दिखाई देती थी। पहली बात, इसमें एक अजनबी देश में जाना पहचाना सा दृश्य रचने की और उपनिवेश में भी घर जैसा महसूस करने की अंग्रेजों की चाह प्रतिबिंबित होती है। इससे क्या एहसास होता है कि वो रहना यहाँ चाह रहे थे, लेकिन उन्हें ऐसा एहसास होता था कि हम अपने देश में जैसे रह रहे, इस तरीके से संस्कृति का उन्होंने विस्तार करना शुरू किया, जिससे उन्हें यह आभास हो कि वो अपने देश, अपने शहर में रह रहे हैं, और यूरोपीय शैलियों का इन्होंने विकास किया, ठीक है। इससे क्या हुआ कि खूबसूरती शहरों की बढ़ गई। दूसरा, अंग्रेजों को लगता था कि यूरोपीय शैली उनकी श्रेष्ठता और अधिकार सत्ता का प्रतीक है। ये भी लगता था उन्हें कि उनकी जो ये शैली है वह उससे श्रेष्ठ समझे जाएंगे, उसका प्रतीक भी मानी जाएगी। यूरोपीय ढंग की दिखने वाली इमारतों में औपनिवेशिक स्वामियों और भारतीय प्रजा के बीच फर्क और फासला साफ दिखने लगेगा। उन्हें एहसास होगा कि हाँ, यूरोपीय लोग रहते हैं, अंग्रेज रहते हैं, और जो भारतीय कल्चर है, उनकी संस्कृति में, जहां वो लोग रहते हैं उनकी संस्कृति में क्या होगा, फर्क नजर आने लगे। यह चीज भी उनको लगता था कि उनके हिसाब से सही है। शुरुआत में इमारतें परंपरागत भारतीय इमारतों के मुकाबले अजीब सी दिखाई देती थी, लेकिन धीरे धीरे भारतीय भी यूरोपीय स्थापत्य शैली के क्या हुए, आदी हो गए। इन्होंने उसे क्या किया, अपना लिया। दूसरी तरफ अंग्रेजों ने अपनी जरूरतों के मुताबिक कुछ भारतीय शैलियों को अपना लिया। अंग्रेजों ने भी भारतीय शैलियां भी कुछ ऐसी थी जिसको इन्होंने अंग्रेजों ने अपनाया। इसकी एक मिसाल उन बंगलों को माना जा सकता है जिन्होंने मुंबई और पूरे देश में सरकारी अफसरों के लिए बनाया जाता था। तो जो भारतीय शैलियां थी वो इस तरीके से बनाते थे, क्योंकि यहाँ गर्मी भी बहुत अधिक होती थी। तो बंबई और पूरे देश में सरकारी अफसरों के लिए जो बनाया जाता है, देखिए बंबई का एक बंगला है, ये इस तरीके से बना है, भारतीय शैली नजर आ रही इसमें। इसके लिए अंग्रेजी का बंगलो शब्द बंगाल के बंगला शब्द से निकला है। एक परंपरागत फूस की बनी झोपड़ी होती थी बंगलो, ठीक है, अंग्रेजी का बंगलो। अंग्रेजों ने उसे अपनी जरूरतों के हिसाब से बदल लिया। औपनिवेशिक बंगला एक बड़ी जमीन पर बना होता था। उसमें रहने वालों को न केवल प्राइवेसी मिलती थी, बल्कि उनके और भारतीय जगत के बीच फासला भी स्पष्ट हो जाता था। परंपरागत ढलवा छत और चारों तरफ बरामदा बंगले को ठंडा रखता था, ठीक है। बंगले के परिसर, जो उसमें एरिया होता था, जगह होती थी, घरेलू नौकरों के लिए अलग से क्वार्टर होते थे। सिविल लाइंस में बने इस तरह के बंगले एक खालसी नस्ल गढ़े गए थे, जिनमें शासक वर्ग भारतीयों के साथ रोजाना सामाजिक संबंधों के बिना आत्मनिर्भर जीवन जी सकते थे, ठीक है। सार्वजनिक भवनों के लिए मोटे तौर पर स्थापत्य शैलियों का प्रयोग किया गया। दो शैलियां उस समय इंग्लैंड में प्रचलित चलन से आयातित थी। उनमें से एक शैली को नवशास्त्रीय या नियो क्लासिकल शैली कहा जाता था। बड़े बड़े स्तंभों के पीछे रेखागढ़ी संरचनाओं का निर्माण इस शैली की विशेषता थी। यह शैली मूल रूप से प्राचीन रोम की भवन निर्माण शैली से निकली थी, जिसे यूरोपीय पुनर्जागरण के दौरान पुनर्जीवित, संशोधित और लोकप्रिय किया गया था। भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के लिए उसे खास तौर से अनुकूल माना जाता था। अंग्रेजों को लगता था कि जिस शैली में शाही रोम की भव्यता दिखाई देती थी, उसे शाही भारत के वैभव विभक्ति के लिए भी प्रयोग किया जा सकता है, ठीक है। तो जो सार्वजनिक भवन भवन थे, उन मोटे तौर पर स्थापत्य शैलियों का उसमें विकास हुआ।
इंग्लैंड में प्रचलन से जो आयातित होती थी। और यह शैली मूल रूप से प्राचीन रोम की भवन निर्माण शैली से निकली थी। प्राचीन रोम, एनसीईआरटी हिस्ट्री आप 11th क्लास की जरूर देखें, उससे बहुत आपको नॉलेज होगी। ठीक है, प्राचीन रोम से निकली थी और यूपी पुनर्जागरण द्वारा पुनर्जीवित, संशोधित और लोकप्रिय था। भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के लिए उसे खास तौर से अनुकूल माना जाता है। अंग्रेजों को लगता था कि जिस शैली में शाही रोम की भव्यता दिखाई देती, उसे शाही भारत के वैभव की अभिव्यक्ति के लिए भी प्रयोग किया जा सकता है। बम्बई का टाउन हॉल, जिसमें अब एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बॉम्बे का ये दफ्तर है, ये देख सकते हैं आप, टाउन हॉल इस तरीके से बनाया गया है। इस स्थापत्य शैली के भूमध्य सागरीय उद्गम के कारण उसे उष्णकटिबंधीय मौसम के अनुकूल भी माना गया। 1833 में बंबई का टाउन हॉल, ठीक है, ये जो चित्र है टाउन हॉल, इस शैली के अनुसार बनाया गया था। 1860 के दशक में सूती कपड़ा उद्योग की तेजी के समय बनाई गई बहुत सारी व्यावसायिक इमारतों के समूह को एलिफिस्टन सर्कल कहा जाता था। क्या कहा जाता था? एलिफिस्टन सर्कल। बाद में इसका नाम बदलकर हार्निमान सर्कल रख दिया गया। यह नाम भारतीय राष्ट्रवादियों की हिमायत करने वाले एक जो अंग्रेज थे संपादक, उनके नाम पर पड़ा था। यह इमारत इटली की इमारतों से प्रेरित थी। ठीक है, इसमें पहली मंजिल पर ढके हुए तोरण पथ, ठीक है, का रचनात्मक ढंग से इस्तेमाल किया गया। दुकानदारों, पैदल चलने वालों को तेज धूप और बरसात से बचाने के लिए यह शुद्ध काफी उपयोगी था ये। ठीक है, सुधार। 20वीं सदी की शुरुआत से बंगलों में ढलवा छतों का चलन का काम होने लगा था। हालांकि मकानों की सामान्य योजना में कोई बदलाव नहीं आया था। ठीक है, और ये भी आप चित्र देख सकते हैं, एल्फिस्टन सर्कल कहा जाता था। काफी खूब। यहाँ आप ग्रीको रोमन स्थापत्य शैली से प्रभावित स्तंभों में मेहराबों को देखिए, ये आप देख सकते हैं इस तरीके से। ठीक है, एक और शैली जिसका काफी इस्तेमाल किया गया वह नव गथिक शैली थी। कौन सी शैली थी? नव गथिक। ठीक है, शैली। ऊंची उठी हुई छतें, नोकदार मेहराबें और बारीक साज सज्जा इस शैली की क्या होती थी? खासियत होती थी। गथिक शैली का जन्म इमारतों, खासतौर से गिरजों से हुआ, जो मध्यकाल में उत्तरी यूरोप में काफी बनाए गए थे, जो गिरजा घर आप जानते हैं। ठीक है, नवगथिक शैली को इंग्लैंड में 19वीं सदी के मध्य में दोबारा अपनाया गया। वह वही समय था जब बंबई में सरकार बुनियादी ढांचे का निर्माण कर रही थी। उसके लिए यही शैली चुनी गई। सचिवालय, बंबई विश्वविद्यालय और उच्च न्यायालय जैसी कई शानदार इमारतें समुद्र किनारे इस शैली में बनाई गई। इनमें से कुछ इमारतों के लिए भारतीयों ने पैसा दिया था। यूनिवर्सिटी हॉल के लिए सर कुआसजी जहांगीर रेड्डी मनी ने पैसा दिया था, जो एक अमीर पारसी व्यापारी थी। यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी के घंटाघर का निर्माण प्रेमचंद रायचंद के पैसे से किया गया था और इसका नाम उसकी मां के नाम पर राजा बाई टावर रखा गया था। क्या रखा गया था? राजा बाई टावर। ठीक है, भारतीय व्यापारियों को नवगथिक शैली इसलिए रास आती थी, यानी उन्हें पसंद आती थी, क्योंकि उनका मानना था कि अंग्रेजों द्वारा लाए गए बहुत सारे विचारों की तरह उनकी भवन निर्माण शैलियां भी प्रगतिशील थी और उनके कारण बंबई को एक आधुनिक शहर बनाने में क्या हुआ? मदद मिली। लेकिन नवगथिक शैली का सबसे बेहतरीन उदाहरण विक्टोरिया टर्मिनस है। क्या है सबसे बेहतरीन उदाहरण? विक्टोरिया। ठीक है, विक्टोरिया टर्मिनस। ठीक है, ग्रेट इंडियन पेंसिलर का रेलवे कंपनी का स्टेशन और मुख्यालय हुआ करता था, जो अंग्रेजों ने शहरों में रेलवे स्टेशनों के डिजाइन और निर्माण में काफी निवेश किया। ठीक है, काफी इन्होंने निवेश किया रेलवे स्टेशन का डिजाइन और ये निर्माण कार्य। मुंबई सचिवालय सेक्रेटरिएट HST क्लियर बिलिकन्स द्वारा बनाया गया डिजाइन है ये। द बिल्डर 20 नवंबर 1875 से लिया गया ये रेखा चित्र है। ये आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत है। क्योंकि वे एक अखिल भारतीय रेलवे नेटवर्क के सफल निर्माण
को अपनी एक महत्वपूर्ण उपलब्धि मानते थे। रेलवे का विस्तार होना शुरू हो गया था। मध्य बंबई के आसमान पर इन इमारतों का दबदबा था और उनकी नवगतिक शैली शहर को एक विशिष्ट चरित्र प्रदान करती थी। 20वीं शताब्दी की शुरुआत में एक नई मिश्रित स्थापत्य शैली विकसित हुई जिसमें भारतीय और यूरोपीय दोनों तरह की शैलियों के तत्व थे। इस शैली को इंडो सार्वसैनिक शैली क्या कहते थे? इंडो सारा सैनिक, ठीक है, सारा सैनिक शैली, ये इंडो सारा सैनिक शैली का नाम दिया गया था। इंडो शब्द हिंदू का संक्षिप्त रूप था, जबकि सारासेन शब्द यूरोप के लोग मुसलमानों को संबोधित करने के लिए इस्तेमाल करते थे, सारासेन। और यहाँ की मध्यकालीन इमारतों, गुंबदों, छतरियों, जालियों, मेहराबों से यह शैली काफी प्रभावित थी। विक्टोरिया टर्मिनस रेलवे स्टेशन एफ.डब्ल्यू. स्टीवेंस द्वारा बनाया गया डिजाइन है। किसके द्वारा बनाया गया? स्टीवेंस द्वारा बनाया गया डिजाइन। आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत है रेलवे स्टेशन, ठीक है। सार्वजनिक वास्तुशिल्प में भारतीय शैलियों का समावेश करके अंग्रेज ये साबित करना चाहते थे कि वे यहाँ के वैध और स्वाभाविक शासक हैं। राजा जॉर्ज पंचम और उनकी पत्नी मेरी के स्वागत के लिए 1911 में गेटवे ऑफ इंडिया बनाया गया। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि राजा जो जॉर्ज, ठीक है, जॉर्ज पंचम थे और उनकी पत्नी कौन थी? मेरी, ठीक है, मेरी, और उनके स्वागत के लिए 1911 में गेटवे ऑफ इंडिया बनाया गया, ठीक है। और यह परंपरागत गुजराती शैली का प्रसिद्ध उदाहरण है। उद्योगपति जमशेदजी टाटा ने इस शैली में ताजमहल होटल बनवाया था। यह इमारत न केवल भारतीय उद्यमशीलता का प्रतीक थी बल्कि अंग्रेजों के स्वामित्व और नियंत्रण वाले नस्ली क्लबों और होटलों के लिए भी प्रसिद्ध थी, क्योंकि जो ये ताजमहल होटल है वो गेटवे ऑफ इंडिया के बिल्कुल पास में ही है, ठीक है। बहुत अच्छा एरिया है ये बॉम्बे का गेटवे ऑफ इंडिया, और समुद्र के बिल्कुल उस पे बना हुआ है, क्योंकि पहले समुद्र से ही आते थे लोग। और उसके बाद वहां पे फिर ये है ताजमहल होटल जो टाटा जमशेद जी ने बनवाया था। बहुत बहुत अच्छा होटल और बहुत बढ़िया होटल है, ठीक है। मद्रास लॉ कोर्स, बंबई में गथिक शैली का चलन बढ़ता जा रहा था, लेकिन मद्रास में इंडो सार्वसैनिक शैली ही ज्यादा फली फूली। अदालत की इस इमारत के डिजाइन में पठान और गथिक दोनों शैलियों के तत्व दिखाई देते हैं, ठीक है। और अंग्रेजों को स्वामित्व और नियंत्रण नस्लों, क्लबों और होटलों के लिए एक चुनौती भी थी। यह होटल जो बनवाया था ताजमहल होटल जमशेद जी टाटा ने, ठीक है। ये बंबई के ज्यादा भारतीय इलाकों में सजावट एवं भवन निर्माण और साज सज्जा परंपरागत शैलियों का ही बोलबाला था। शहर में जगह की कमी और भीड़ भाड़ की वजह से बंबई में खास तरह की इमारतें भी सामने आई, जिन्हें चाल का नाम दिया गया। क्या नाम दिया गया? चाल। ये बहुमंजिला इमारतें होती थी, यानी बहुत कई मंजिला होती थी, जिनमें एक एक कमरे वाली आवासीय इकाइयां होती की जाती थी। बाहर सब इमारत के सारे कमरों के सामने एक खुला बरामदा या गलियारा होता था और बीच में दालान होता था। इस तरह की इमारतों में थोड़ी जगह में बहुत सारे परिवार रहते थे, जिससे उनमें रहने वालों के बीच मोहल्ले की पहचान और एकजुटता का क्या होता था? भाव पैदा होता था। ताजमहल होटल का आप चित्र देख सकते हैं यहाँ पे राइट में, ताजमहल होटल, ठीक है, ये चित्र है ताजमहल होटल का। इमारतें और स्थापत्य शैलियां क्या बताती हैं? स्थापत्य शैलियों से हमें अपने समय के सौंदर्यात्मक आदर्शों और उसमें निहित विविधताओं का पता चलता है। क्या बताती हैं इमारतें और स्थापत्य शैलियां? वही तो पता चलता है कि किस समय में किस शैली को अपनाया गया, किस तरीके से बनाए गए, ठीक है, मकान या जो ये सारी चीजें। तो उससे क्या होता है? उस व्यवस्था का पता चलता है, विविधताओं का पता चलता है। इमारतें उन लोगों की सोच और नजर के बारे में भी बताती जो उन्हें बना रहे थे, ये भी पता चलता है। जैसे मुगलों ने जो बनवाए तो इससे पता चलता है कि वो क्या सोच के इस तरह की इमारतें बनाते थे। अंग्रेजों ने जो बनवाए क्यों बनवाते थे, किस लिए बनवाते थे। इस प्रकार एक खास वक्त या स्थापत्य शैली को देखकर हम समझ सकते हैं उस समय सत्ता को किस तरह देखा जा रहा था, और वह इमारतों और उनकी विशेषताओं, ईंट पत्थर खंभे और मेहराब, आसमान छूते जो गुंबद होते थे, उभरी हुई छतें होती थी, के जरिए किस प्रकार को
वो क्या दिखाना चाहते थे, क्या अभिव्यक्त करना चाहते थे, या किस प्रकार की अभिव्यक्ति। बम्बई की एक चाल, अभी हमने पढ़ा चाल, ये चाल इस तरीके से बनाया जाता था इसे। स्थापत्य शैलियों से केवल प्रचलित रुचियों का ही पता नहीं चलता, वे उनको बदलती भी हैं। वे नई शैलियों को लोकप्रियता प्रदान करती हैं और सांस्कृतिक रूपरेखा तय करती हैं। जैसा कि हमने देखा, बहुत सारे भारतीय भी यूरोपीय स्थापत्य शैलियों को आधुनिकता व सभ्यता का प्रतीक मानते हुए उन्हें अपनाने लगे थे, लेकिन इस बारे में सबकी राय एक जैसी नहीं थी। बहुत सारे भारतीयों की यूरोपीय आदर्शों से आपत्ति भी थी और उन्होंने देसी शैलियों को बचाए रखने का प्रयास किया। बहुत से पश्चिम के कुछ ऐसे खास तत्वों को अपना लिए जो उन्हें आधुनिक दिखाई देते और उन्हें स्थानीय परंपराओं के तत्वों में समाहित कर लेते थे। 19वीं सदी के आखिर में हमें औपनिवेशिक आदर्शों से भिन्न क्षेत्रीय और राष्ट्रीय अभिरुचियों को परिभाषित करने के प्रयास दिखाई देते हैं। इस तरह सांस्कृतिक टकराव की जो बृहत्तर प्रक्रियाओं के जरिए विभिन्न शैलियां बदलती और विकसित होती चली गईं, उनमें बदलाव भी आता चला गया और विकास भी होता गया। इसलिए स्थापत्य शैलियों को देखकर हम इस बात को भी समझ सकते हैं कि शाही और राष्ट्रीय तथा राष्ट्रीय और क्षेत्रीय स्थानीयों के बीच सांस्कृतिक टकराव और राजनीतिक खींचतान किस तरह का शक्ल ले रही थी, क्योंकि सब जगह तो इस तरीके से नहीं होता था। तो जो ग्रामीण एरिया थे वो अपने तरीके से ही रहते थे, दूर दराज, और ठीक है, तो ये इस तरीके से होता था। काल रेखा 1500 से 1700 यूरोपीय व्यापारिक कंपनियां भारत में अपने ठिकाने स्थापित करती हैं। पणजी में पुर्तगाली, मछलीपट्टनम में डच, मद्रास, बंबई और कलकत्ता में अंग्रेज तथा पांडिचेरी में फ्रांसीसी अपने ठिकाने बनाते हैं। कौन कहाँ पे ठिकाना बनाता है आप यहाँ पे देखिए। 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ, अंग्रेजों की निर्णायक जीत होती है और बंगाल के शासक हो जाते हैं। 1773 ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा कलकत्ता में सरोज नैली का स्थापना होती है। 1784 में सर विलियम जोन्स द्वारा एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की जाती है, 1784 में, और बहुत बार क्वेश्चन आता रहता है और रिपीट होता रहता है क्वेश्चन। 1793 कार्नवालिस संहिता। 1800, ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, कलकत्ता पर सुधार पर लॉर्ड वेलेजली द्वारा लिखित मिंटो। 1818 में दक्कन पर अंग्रेजों का कब्जा, बंबई को नए प्रांत की राजधानी बनाया जाता है। 1853 में बंबई से ठाणे तक रेल लाइन बिछाई जाती है। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है, बहुत बार पूछा जाता है, रिपीटेड क्वेश्चन होते हैं। 1857 में बंबई में पहली स्पिनिंग और वीविंग मिल की स्थापना की गई, 1857 में। ठीक है, 1857 बंबई, मद्रास और कलकत्ता विश्वविद्यालय की स्थापना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कलकत्ता, बंबई, मद्रास में विश्वविद्यालयों की स्थापना कब की गई? 1857। 1870 का दशक, नगर पालिकाओं में निर्वाचित प्रतिनिधियों को शामिल किया जाने लगा। 1881 मद्रास हावर का निर्माण पूरा हुआ। 1896 बंबई के वाटन्स होटल में पहली बार फिल्म दिखाई गई। बड़े शहरों में प्लेग फैलने लगता है। ठीक है, और 1896 वाटन होटल में पहली बार फिल्म दिखाई गई। बट 1911 में कलकत्ता की जगह दिल्ली को राजधानी बनाया गया। 1911 में कलकत्ता पहले राजधानी थी, फिर बाद में दिल्ली को राजधानी बनाया गया, यहीं से शुरुआत हुई। ठीक है, और क्वेश्चन है, आप इस क्वेश्चन के आंसर अपने शब्दों में जरूर लिखने की कोशिश करें, इससे आपकी मेंस की तैयारी अच्छी होगी। बाकी जो 12th के बच्चे हैं उनके लिए भी ये इम्पोर्टेंट है। औपनिवेशिक शहरों में रिकॉर्ड संभाल कर क्यों रखे जाते थे? औपनिवेशिक संदर्भ में शहरीकरण के रुझानों को समझने के लिए जनगणना संबंधी आंकड़े किस हद तक उपयोगी होते हैं? व्हाइट और ब्लैक टाउन शब्दों का क्या महत्व था? प्रमुख भारतीय व्यापारियों और औपनिवेशिक शहरों में खुद को किस तरह स्थापित किया? औपनिवेशिक मद्रास में शहरी और ग्रामीण तत्व किस हद तक घुल-मिल गए थे? इन प्रश्नों को नोट करें और इससे अपने आंसर राइटिंग करें, उत्तर लिखें। ठीक है, और आशा करती है ये चैप्टर हमारा यहीं पर समाप्त होता है। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर से शुरू करूंगी, और आशा करती हूँ वीडियो जरूर पसंद आई होगी। पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं।